अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमीर अब्बास। मुल्क भर में आम इंतखाबात अब सिर्फ 14 दिनों की दूरी पर हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से जलसे जुलूस और रैलियों के सिलसिले में तेजी आ गई है। लाहौर, कराची और पेशावर में बिलखुसूस इंतखाबी गहमा गहमी अपने उरूज पर है। पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI और MQM अपने अपने वोटर्स सपोर्टर्स का लहू गरमाने में मसरूफ हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी कराची के नेशनल पार्क में 2 फरवरी को अपना बड़ा पावर शो करने जा रही है। तहम साबिक हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ अब भी अपनी इंतखाबी मुहिम नहीं चला पा रही। पार्टी में टिकटों की तकसीम के हवाले से भी कुछ मुश्किलात नजर आ रही हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इंतखाबी हिकमत अमली के तहत प्लान सी का इशारा दिया था। तहरीक इंसाफ को यह प्लान सी क्या वोटर्स का निकालना है या इलेक्शन के बाद अपने आज़ाद उम्मीदवारों को यकजा रखना है। तहरीक इंसाफ के कराची के उम्मीदवारों की फहरिस्त में तब्दीली की गई है। इससे कबल सदर ममलकत तारिफ अलवी के बेटे ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार खुर्रम शेर जमान के मुकाबले में कौमी असम्बली के हल्का NA 241 कराची से बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था। हालांकि पार्टी ने अव्वाब अलवी को दस्तबरदार होने की हिदायत की थी। यहाँ सवाल यह है कि गुज़श्ता इलेक्शन में यानी 2018 के इलेक्शन में कराची से 13 जनरल नशिस्तें और ज़िमनी इंतखाबात में भी भारी अक्सरियत से कामयाब होने वाली तहरीक इंसाफ इस बार कराची में तकसीम का शिकार क्यों है। इलेक्शन 2024 में कराची और सिंध में तहरीक इंसाफ की कितनी नशिस्तों पर कामयाबी के इम्कानात हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत पार्टी की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में कराची पहुंचे, लेकिन उन्होंने शिकवा किया कि मुकामी रहनुमा रैली में शरीक नहीं हुए। ऐसा क्यों हुआ? क्या तहरीक इंसाफ सिंध और कराची में अपनी इंतखाबी मुहिम चला पा रही है? दूसरी जानिब बाज़ मुबस्सरीन इम्कान जाहिर कर रहे हैं कि इलेक्शन 2024 में इस्तेहकाम पार्टी सरप्राइज दे सकती है और आइंदा हुकूमत साजी में उसका अहम किरदार होगा। IPP के सरबराह जहांगीर तरीन ने दावा किया है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। हालांकि IPP के सदर अब्दुल अलीम खान के हालिया बयानात उसके बिल्कुल बरक्स हैं। अब्दुल अलीम खान नून लीग के शदीद नाकिद रहे हैं। गुज़श्ता साल 28 अक्टूबर को जहानिया में जलसे के दौरान अब्दुल अलीम खान ने नून लीग और पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि नून लीग 7 बार पंजाब में आ चुकी और फिर कहते हैं कि हमें एक और मौका दें। 50 साल से हमेशा वही जमातें आती रहीं जिन्होंने गरीबों को कुछ नहीं दिया। नून लीग से 40 साल से वाबस्ता लोगों से पूछते हैं आपको और कितना मौका चाहिए। इसी तरह माजी करीब में शहबाज शरीफ के खिलाफ अलीम खान इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर चुके हैं कि उन्हें दोहराना या बयान करना भी मुहाल है। लेकिन अब वही जहांगीर तरीन और वही अलीम खान शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के साथ बैठने को तैयार है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मरकजी रहनुमा महमूद मौलवी साहब। आपका बहुत शुक्रिया। और कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। खुर्रम शेर जमान साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। यकीनी तौर पे आपके बानी चेयरमैन इस वक्त जेल में हैं, उनके साथ रब्ता नहीं हो सकता। मुतवातिर पार्टी में टिकटों की तकसीम का एक मसला चला आ रहा है। ये मसला आपको इलेक्शन की जीत में रुकावट पैदा कर सकता है। आपको लगता है कि ये पार्टी यहाँ पे कमज़ोरी दिखा सकी है कि टिकटों की तकसीम का मरहला सही तरह तय नहीं हुआ? असल में देखें, यहाँ पे हालात बिल्कुल डिफरेंट हैं। हम तो ये समझ रहे थे कि जो मौजूदा हमारे हालात हैं और जिस तरह हमारे पर सख्तियां हैं, जो मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ रहा है, तो हमें इस बात का थोड़ा सा खौफ था कि कहीं ऐसे तो नहीं कि हमें मुश्किलात हो जाएंगी अपने सारे कैंडिडेट्स फाइनल करने में। लेकिन अमीर अब्बास साहब, यू विल बी सरप्राइज कि हर सीट पे 18 से 20 लोगों ने जो है वो अप्लाई किया। चाहे वो नेशनल असेंबली की सीट्स थी, वो प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स थी। 18 से 20 हर सीट के ऊपर। मैं एज प्रेसिडेंट कराची आपको ये बता रहा हूँ कि हर सीट पे 18 से 20 लोगों ने अप्लाई किया। उसमें से मेजॉरिटी लोग जितने भी वो सब विड्रॉ जो है उन्होंने कर लिया था। लेकिन आपको मैं बताऊं कि पार्टी ने सख्ती से शुरू में इंस्ट्रक्शंस दी थी कि विड्रॉ कोई करेगा नहीं। जिन्होंने किया था तो वो भी शायद वो गलती से कर गए। तो कोई भी ऐसा शख्स नहीं है कि जो पार्टी के इस वक्त खिलाफ खड़ा हुआ है। सब पार्टी के साथ खड़े हुए। मेरे ख्याल से आज जो है फाइनल लिस्ट भी अनाउंस हो जाएगी और तकरीबन 95% तो हर चीज अनाउंस हो चुकी है कराची। और इनफैक्ट कराची के नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स तो फाइनलाइज हो गई हैं। इनफैक्ट आज मैं देख रहा था, मुझे जो है मैसेजेस आ रहे थे कि बहुत सारे जो हमारे मेंबर्स थे उन्होंने रिटायरमेंट शुरू कर दी हैं। तो लेट्स सी कि कल शाम तक आप देखेंगे कि जितनी भी रिटायरमेंट्स होंगी सारी सामने आ जाएंगी और जो कैंडिडेट्स हैं वही मुकाबला कर रहे होंगे ग्राउंड के ऊपर। ये सूरत हाल
हमने ना 2013 में ऐसी देखी, ना ये सूरत हाल हमने 2018 में ऐसी देखी। होता था हर सीट पे 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग अप्लाई कर लेते थे, लेकिन ऐसा मैंने कभी तक कम से कम 10 साल, 12 साल में तहरीक इंसाफ ने देखा कि 18 से 20 लोग जो हैं वो हर सीट के ऊपर अप्लाई कर रहे हो। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला कराची ने जिस तरीके से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 2018 में साथ दिया था, मैं आपको यकीन से बता सकता हूं कि इस दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची में क्लीन स्वीप करेगी। ये जितनी भी जो है सियासी जमातें हैं और उसके साथ साथ जो बरसाती मेंढक आजकल जो नए आ गए हैं, इनकी तो जमानतें जो हैं जब्त हो जाएंगी, और बाकी जो सियासी ये जमातें हैं उनको मेंढक भी आप कौन है? देखेंगे कि बरसाती मेंढक रिजल्ट कौन है? जो है जी बरसाती मेंढक कौन है जिधर आप इशारा कर रहे हैं? ये बरसाती मेंढक, ये आईपीपी जो हाँ हाँ। नाम की नई नई सियासी जमातें और तहरीक इंसाफ के साथ, और जो पुराने जिनको कोई पहचानता नहीं था, जिनकी कोई जान पहचान नहीं थी, जिन्होंने जो है अपना नाम बनाया तहरीक इंसाफ में आने के बाद, और उसके बाद अपनी पार्टियां मुश्किल वक्त में पार्टी को छोड़ के भाग कर नई जमात खड़ी कर दी। तो इनको मैं कह रहा हूँ बरसाती मेंढक, और आप देखेंगे कि इनकी जमानतें जब्त होंगी। अगर कोई ख्वाब देख रहा है कराची का कि वो कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हरा देगा, तो आप ये रिकॉर्ड के ऊपर लिख लें, 9 तारीख को या 8 तारीख की रात को आप मुझे शो पे आप ले लीजिएगा। तहरीक इंसाफ ने अगर लास्ट टाइम 2018 में 14 सीट्स ली थी, तो इस दफा आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला 18 से 19 सीटें तहरीक ये इंसाफ इस दफा वैसे आप नेशनल असेंबली की कराची के अंदर जीतेगी। आपका ये आप ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहे कहीं? कॉन्फिडेंस नहीं कमाल है नहीं वैसे। नहीं नहीं सर, नहीं गुजारिश है, नहीं गुजारिश है, देखिए कि ओवर कॉन्फिडेंट की बात नहीं है। मुझे बहुत यकीन है कि जिस चैनल से आपका ताल्लुक है उन्होंने डेफिनेटली एक सर्वे कराया होगा। जितनी भी एजेंसीज हैं वो अपने सर्वेस करा चुकी हैं, इवन जो है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स सर्वे करा चुके हैं, और हर सर्वे ये बताता है कि तहरीक इंसाफ की इस वक्त मकबूलियत जो है, मुल्क की बात नहीं करता हूं, मैं कराची के बारे में हाँ बात कर हाँ। लेता हूं क्योंकि टॉपिक कराची का है, वो 80% से ऊपर है। 8 तारीख को पूरे पाकिस्तान को सरप्राइज कराची देगा। पहले भी कराची शहर जो है पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सीट्स उन्होंने निकाल के दी थी, और इस दफा दोबारा कराची शहर जो है वो पूरे पाकिस्तान में चलें, नंबर 1 पे होगा, मौलवी साहब जो का सबसे ज्यादा नेशनल मौलवी असेंबली साहब का की कॉन्फिडेंस भी प्रोविंशियल असेंबली की सीट जीतेगा। मौलवी साहब का कॉन्फिडेंस भी देख लेते हैं। मौलवी साहब, बरसाती मेंढक कह रहे हैं खुर्रमशेर जमान साहब, क्योंकि आपकी पार्टी और परवेज खटक साहब की पार्टी, आप दोनों ने पीठ में छुरा घोंपा तहरीक इंसाफ के, मुश्किल वक्त में पार्टी को छोड़ के उसी के खिलाफ खड़े हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, खुर्रमशेर जमान साहब मेरे छोटे भाई जैसे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि पार्टी ने जब फौज के पीठ में छुरा घोंपेगी ना, तो हम पूरी पार्टी के ऊपर छुरा घोंपने को तैयार हैं। हम अपनी जानें देने को तैयार हैं, ठीक है ना। सही। फौज के ऊपर ये छुरा ना घोंपे। और जहाँ तक ये बात कर रहे हैं कि सीटें जीतेंगे, इनके 3 कैंडिडेट तो मेरे पास हलफनामे के साथ, ठीक है ना, अभी नाम नहीं लूंगा वरना मैं जज्बात में आके नाम ले लेता हूँ। 3 कैंडिडेट मुझे लिख के दे के गए बॉन्ड पेपर के ऊपर कि जीतने के बाद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो है वो दूसरी आईपीपी में ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं, और चीजें अग्री भी हो गई हैं। हाँ हाँ। तो पहले तो मैं इनसे कहूंगा, हालांकि मैं पुरानी पार्टी यानी में आप ये फरमा रहे हैं विजात के, आप ये फरमा रहे हैं कि इनके लोग जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जीतेंगे, उनमें से 3 उम्मीदवार आपसे कमिटमेंट कर चुके हैं कि हम आज़ाद जीतने के बाद आपके यहाँ शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से मैं तो इनसे कहूंगा कि अब भी मौका है, अपने लोगों को देख लें, ताकि ये कल को गिला ना हो कि जब चले जाएं तो कहेंगे कि यार हमने धोखा दिया। आज मैं क्योंकि बोल के खेलता हूँ, मेरी आदत है, हाँ। तो मैं इनको बता रहा हूँ कि जो लोग हैं वो आप अपने पहले ही लोगों खबरदार को कर रहे हैं इनको। हाँ बिल्कुल, सही। ताकि बाद में ये ना कहें कि जी हमारे लोगों को तोड़ लिया धोखा देके। तो मैं अभी से कह रहा हूँ कि ये डील जो है ऑलरेडी हो रही है, और बहुत सारे और तो वैसे लोगों उन के 3 साथ भी लोगों ये हो को, रही है। मौलवी साहब, उन 3 लोगों को आपने ये क्यों नहीं कहा कि तुम तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता उम्मीदवार हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम हमारी टिकट लो, उकाब के निशान पे इलेक्शन लड़ लो, क्यों तुम हिमायती याफ्ता क्यों हो रहे हो तहरीक इंसाफ के? देखिए, वो ऑलरेडी जो है उनको टिकटें दे चुके हैं, और वो टिकटें जो हैं क्योंकि उनको दे चुके हैं, वो जीतने के बाद वो कहते हैं हमें अपने हलकों में जवाब देना है, हमें लोगों को जवाब देना है। लेकिन नहीं, हमने जो है महमूद भाई, उनके पास टिकट तो नहीं है ना, वो तो आजाद उम्मीदवार हैं। अगर वो हाँ वही अगर वो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद हो सकते हैं और अपने पोस्टर्स के ऊपर वो लिखवा सकते हैं या नाबुदो या नस्तईन, तो वो उकाब के भी तो हिमायत याफ्ता हो सकते हैं। उनको कहना चाहिए हाँ भाई हम उकाब के हिमायत याफ्ता लेकिन है आजाद। नहीं, उसकी वजह के औकाब ने जो है अपने कैंडिडेट्स वहाँ खड़े किए हुए हैं बहुत सी जगहों पे। मैंने भी जो है ना 41 कैंडिडेट कराची में उतारे हुए हैं, अच्छा। ठीक है ना। मैं सोच भी नहीं सकता था, बहुत से लोग कहते थे 4 आदमी नहीं मिलेंगे, कम से कम 41 लोग उतार दिए हैं, ठीक है ना। ओवर कॉन्फिडेंस जो है आदमी को, बड़े बड़ों को ले डूबती है, यही ओवर कॉन्फिडेंस खान साहब को ले डूबी,
ठीक है ना। इसी ओवर कॉन्फिडेंस ने उनको लेके डूबी ना। वो कहते थे कि जी मैं 1 लाख का जलसा निकालूंगा, लोग आएंगे, सही। करोड़ों लोग आएंगे और टर्की बन जाएगा। तो वो टर्की तो नहीं बना, टर्की चिकन बन गया। उस अच्छा पार्टी का ठीक। सत्यानाश हो गया। एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आके खुर्रमशेर जमान भी हमारे साथ हैं और महमूद मौलवी साहब भी हैं। वो महमूद मौलवी साहब वो कह रहे हैं कि ये बरसाती मेंढक हैं और वो कह रहे हैं कि ये टर्की जिसका गोश्त खाया जाता है, तहरीक इंसाफ वो बन गई है। ब्रेक के बाद खुशामदेद। खुर्रमशेर जमान साहब, आप कह रहे हैं कि 17 से 18 सीटें आप लेंगे तो 3 तो आप माइनस कर देना, अगर 18 लेंगे तो अब बाकी 15 रह गई, 3 तो उनके यहाँ चली गई आईपीपी की तरफ, अब बाकी 15 कैसे बचाएंगे आप? अच्छा, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं समझता हूं कि निज़ाम को और अदालतों को इनके इस स्टेटमेंट का नोटिस लेना चाहिए और इनको किसी न किसी किस्म का नोटिस इलेक्शन कमीशन की तरफ से आना चाहिए कि ये हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं और मुझे नहीं पता कि क्या इन्होंने सौदा किया और किससे सौदा किया है। पहली बात तो यह है कि वो आपने सुना ना कि बिल्ली को ख्वाब में छीछड़े नजर आते हैं, तो इनको छीछड़े ही अभी नजर आएंगे, इसके अलावा इनको कुछ नजर आना नहीं है। देखें, बात यह है कि इनके पास है क्या, ये तो लंगर खाने निकले। अब लंगर में इनको ढूंढेंगे इनको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ये जितना भी ऐसा था ना तहरीक इंसाफ में जो निजाम था, जितने लोग ऐसे थे जो वक्त पे फायदे उठाने वाले थे, जो ऐसे पीएम बनने वाले थे, जिन्होंने एडवाइजर्स की बड़ी बड़ी पोजीशंस रखी और अपने जो हैं अपने बेनिफिट्स लिए और वो चले गए, वो सब चले गए। अब तहरीक इंसाफ के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं वो अमीर अब्बास साहब सारे जेन्युइन लोग हैं। वो इमरान खान के लिए जान देने वाले लोग मौजूद हैं। वो जो हैं तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहने वाले लोग हैं, जो तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहेंगे ना। अब वो लेकिन बिकेंगे ना, लेकिन अब वो झुकेंगे। खुर्रम भाई अपनी देखे, जान देनी पड़ेगी तो खुर्रम भाई अपनी जान जान भी दे देने देंगे। वाले लेकिन लोग अगर कोई ये समझ नजरियाती जाए, लोग तो देखे, सदाकत अब्बासी भी नजरियाती शख्स थे, जान देने वाले थे, अली जैदी भी थे, इमरान इस्माइल भी थे, बाकी लोग भी थे, डिग्री थे ये सारे तहरीक इंसाफ यार के, देखे, फरूख जान हबीब भी देने थे। वाले नहीं, जान देने वाले लोगों को देखे ना, वो तो कहते थे खान साहब मेरे हमारी ख्याल से रेड लाइन है। अब मेरे ख्याल से अब खान साहब आपको जेल जाने के बाद 8 भी ये तारीख सब को जब भागे आपके हुए हैं। इलेक्शंस हो जाएंगे और 9 तारीख को जब आपके पास रिजल्ट आएगा और उसके बाद जब लोग खड़े रहेंगे तो आपको उसका अंदाजा हो जाएगा। क्योंकि देखें, मुश्किलात हर सियासी जमात के ऊपर आती हैं और हाँ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैदान छोड़कर भाग नहीं जाते हैं और भागने वाले जो होते हैं फिर उनका नाम जो है ना हमेशा तारीख के अंदर कोई अच्छे हरूफ से लिखा नहीं जाता है और ना ही माशरे में उनकी कोई अच्छी पहचान या इज्जत होती है। जो छोड़ छाड़ के गए भागे, आज उनको अपने घरों से बाहर निकलने में भी बड़ी मुश्किलात हैं। जो मैं आपसे कह रहा हूं कि तहरीक इंसाफ कराची के अंदर जो है वो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके अंदर बहुत जबरदस्त किस्म की जो है आप देखेंगे कि मेजोरिटी लेकर आएगी। कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ के हम समझते हैं कि हमारी वहां पे टफ फाइट होगी, जो कि कुछ रूरल एरियाज वाली सीटें हैं। अदरवाइज कराची की जितनी भी अर्बन सीट्स हैं उसके अंदर मैं कोई आपको बड़ा नहीं बोल रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हम बहुत बड़े मार्जिन से जो है जीतेंगे। और मैं आपको सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत कोई क्लोज फाइट होगी, आपको एक बड़ा मार्जिन नजर आएगा। देखें जी, पहली दफा ये पाकिस्तान की तारीख में होने जा रहा है कि वोटर्स जो हैं वो कैंडिडेट्स को ढूंढ रहे हैं। वो ढूंढ रहे हैं कि कैंडिडेट्स का निशान क्या है। फॉर एग्जांपल मैं NA 241 से इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मुझे जो निशान दिया गया वो ढोल का निशान दिया गया है, किसी को जूते का दिया गया है, किसी को चप्पल दे दिए। तो नीचा दिखाने की इन्होंने कोशिश जरूर की है, लेकिन शायद इनको इस बात का इल्म नहीं है कि इज्जत और जिल्लत जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वोटर्स हमें ढूंढ रहे हैं और हमारे वोटर्स खुद मालूमात हासिल कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर जाके और हमारी जो है ऑफिशियल साइट्स के ऊपर जाके कि हमारे वो सिंबल्स क्या हैं। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि ऑपोजिशन में होने के बावजूद सिंध के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शहर कराची को डिलीवर किया। शहर कराची में बहुत सारे काम किए और उसकी मिसालें बेशुमार आपके सामने। अमीर अब्बास साहब उसकी तारीफें करने के लिए उनको अप्रिशिएट करने के लिए माजरत, अप्रिशिएट आपने भी किया है, आपके शोज ने किया है और बहुत सारी चीजें ऐसी जिनको हम आज भी याद कर सकते हैं। मौलवी साहब, लेकिन अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग तहरीक इंसाफ ने जो कोविड के दौरान डिलीवर किया, मुल्क की इकॉनमी को जिस तरह आगे बढ़ाया, तहरीक इंसाफ ने खास तौर पे शहर कराची में आप देखें ना कि जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई है लोड शेडिंग बिजली की भी स्टार्ट हो गई, लोड शेडिंग गैस की भी स्टार्ट हो गई है। और जिन लोगों को ये चीनी चोर कहते थे और जिन लोगों को ये कहते थे कि कब्जा माफिया, आज तो वो ये उनके हिस्सेदार हैं सारे। सही। तो मुझे नहीं महमूद पता मौलवी कि साहब, किस मुंह से ये जाएंगे आवाम से महमूद वोट मौलवी मांगने के साहब, लिए। ये जो फरमा रहे हैं उनको खुर्रमशेर जमा जमान करके साहब लेकर आएंगे पैसे से कि देके, सारे सेठ लोग ये हैं। कौन सी पॉलिटिक्स होगी आपकी? पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग पर मुकमुका का इल्जाम लगता था, अब यही मुकमुका का इल्जाम आईपीपी और नून लीग पर लगेगा। आप सिर्फ
रिकॉर्ड के लिए देख ले, 9 इनको तारीख को पोलिंग अगर एजेंट नहीं इनको मिलेंगे जनाब। इनको ये मैं आपको अगर इनको बताऊं, वोटर तो दूर की बात है, अच्छा, इनको पोलिंग एजेंट नहीं मिलेंगे बैठने के लिए। ये तो 17 सीट की बात कर रहे हैं ना, मैं नोट करवा देता हूँ। हाँ 3 सीट से ज्यादा मिलेगी ना तो फिर मैं बात करूंगा। पीटीआई को 3 सीट से ज्यादा अगर मिल गई, फिर मैं और खुर्रम भाई को, मैं जहां बोलेंगे जो बोलेंगे हम इनको देंगे, ठीक है। मैं असल में अभी इस वक्त एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ। ये आप मेरा भी लिख दें, उनका भी लिख दें, 3 सीट मैक्सिमम। और चाहे इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट करना है वो भी कर लें, ठीक है ना। तो कराची से मैक्सिमम तहरीक 3 इंसाफ को सीट। सिर्फ 3 सीटें मिलेंगी। ये हाँ, और अमीर बहुत अब्बास से लोग तो साहब, मैं आपको एक यकीन बात कर रहे बताऊं, हैं ये जहां पे बैठ के बातें सुनते हैं ना सारी, और जो इनको सब बता रहे हैं, जब वो अवाम को देखेंगे ना कि अवाम हाँ कहाँ खड़ी हुई है, तो वो इनके साथ नहीं खड़े होंगे, क्योंकि वो अवाम से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। इनको जो भी कमिटमेंट्स दे रहे हैं ना, वो जिस दिन अवाम का रुझान उन्होंने देख लिया, तो ये आपके ख्वाब जो है ना, वो ख्वाबों में ही रह जाएंगे। मौलवी साहब, ये खबर वैसे किसने इसलिए दी है किसी आपको कि खुशफहमी में ना ये रहें सिर्फ आप। 3 सीटें लेंगे, या इनको सिर्फ 3 ही लेने दी जाएंगी? ये फर्क है ना दोनों में। महमूद मौलवी हेलो साहब, आप मुझसे सवाल जी। करें कुछ। महमूद आप मौलवी मुझसे साहब, पूछें। इन ये सिर्फ 3 सीटें जीतेंगे या इनको सिर्फ 3 ही जीतने दी जाएंगी? ये दोनों में फर्क है ना। नहीं नहीं, 3 जीतेंगे, उसकी वजह कि ये मुझे मौक्कल ने बताया है। आप मौक्कल समझते हैं? सही है। आप खुर्रम साहब समझते हैं? वो अब आप दोनों के पुराने वाकिफ हैं मुवक्किल। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, मौक्कल ने बताया है। जी खुरम साहब। नहीं सर, देखिए मैं आपको बताऊं कि देखिए, मैं तो रियलिटी के ऊपर बात करता हूं, और जो हकीकत है, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान में डिलीवर किया है, और हमें हमारी पार्टी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि पार्टी में कितने लोग गए कितने नहीं गए। पार्टी में जो असल लीडरशिप थी वो नीचे से उठकर सामने ऊपर आ गई है, और इंशाल्लाह ताला मेहनत हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। डेफिनेटली थोड़ा सा टफ टास्क है हमारे लिए अपने वोटर्स को ये बताने के लिए कि हमारे सिंबल्स क्या हैं, लेकिन मेरी इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि इतना जल्दी हमारा मैसेज कन्वे हो जाएगा। बेशुमार टेलीफोन कॉल्स आती हैं, बेशुमार डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हमें मैसेजेस आते हैं, और अब यकीन करें कि ज़्यादातर लोगों को हमारे सिंबल के बारे में भी पता चल गया है। इलेक्शन डे ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे ख्याल से अंदाजन 2 हफ्ते रह गए, और 2 हफ्ते बाद आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा। मैं आपको कराची शहर के बारे में बता सकता हूँ कि कराची शहर जो है वो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सीट्स निकाल के लेकर आएगा। और इनके बारे में अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं, मैं आईपीपी के बारे में बेसिकली कहना चाह रहा हूँ, इनके महमूद मौलवी साहब के लिए नहीं, पूरे आईपीपी के, कि मेरे ख्याल से ये आईपीपी का पहला और आखिरी इलेक्शन होगा। और मैं समझता हूँ कि इस इलेक्शंस के बाद इनकी पार्टी में जो लोग आए हैं, जो शामिल हुए हैं, वो आप देखना कि वो तितर बितर होके कोई जो है पीपल्स पार्टी का सहारा ले लेगा, कोई जाके पीएमएलएन के पास चले जाएगा। तो इनका कोई सियासी फ्यूचर नहीं है। देखिए, चले, मुझे सियासी जमात मुझे वो लास्ट होती है कमेंट जो लेने दें जिसकी कोई महमूद स्ट्रगल मौलवी होती है, साहब से, मुझे जो कोई लास्ट काम कमेंट लेने करता है, जो दीजिएगा। लोगों की खिदमत करता है, महमूद मौलवी जिसका कोई साहब, बैकग्राउंड होता है। पार्टी इनका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, पार्टी तो इलेक्शन के किस बाद बेसिस के ऊपर ये आवाम से वोट मांग रहे हैं। पार्टी इलेक्शन के बाद क्या डिसमेंटल हो जाएगी? क्योंकि ये कोई नजरियाती पार्टी तो है नहीं, ये तो बन गई देखिए इत्तेफाकी देखिए तौर पे। ऐसे एक फारिग हो देखिए जाएंगे जी, मैं ये ऐसी फारिग हो देखिए जाएंगे, इनका इनका कोई फ्यूचर देखिए थोड़ी है। चले कोई लीडरशिप मौलवी इनके साहब, साथ थोड़ी। मौलवी और साहब। देखिए देखिए मैं खुर्रम भाई की बड़ी इज्जत करता हूँ। हकीकत देखिए, एक चीज़ है, ये मैं कोई भी चीज़ आदमी गारंटी नहीं कर सकता कि पार्टी का क्या बनेगा, किसी का क्या बनेगा, ये सब ऊपर वाले का करना है। देखिए ना, इंसान के बस में कुछ भी नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। अगर ऊपर में लिखा हुआ है ना कि पार्टी तितर बितर होनी है, तो वो तितर बितर हो जाएगी। कोई सोच सकता था कि पीटीआई की ये हालत होगी? बखुदा मुझे अफसोस है, मैं आज आपको आपके रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, कि सोच भी नहीं सकता था कि पीटीआई का ये हशर होगा। इसलिए मैं कहता हूँ ना, जो अल्लाह की मर्जी के आगे कुछ नहीं होता, और इंसान को सिर्फ तकब्बुर नहीं करना चाहिए, और कुछ भी नहीं है। खान साहब की गलतियां, बहुत अच्छे आदमी थे, मैं आज भी बता रहा हूँ। तकब्बुर ने बड़े बड़ों को मार दिया, फिर सही। चले गए, बड़े बड़े चले गए। तो देखें, अब मैं नाम और नहीं लूंगा, बहुत सारे नाम है। सिर्फ आदमी सोचता है कौन सी पार्टी चलेगी, कौन नहीं चलेगा, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। अगर लिखा होगा चलना है तो चलेंगे, नहीं लिखा होगा तो नहीं चलेंगे। एग्जाम्पल सामने पीटीआई खुद है, कभी बहुत बहुत खुर्रम भाई शुक्रिया, से बहुत बहुत पूछे। शुक्रिया। महमूद मौलवी साहब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा और खुर्रम शेर जमान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हासिल करेंगे। नाज बलूच हमारे साथ होंगे।
ब्रेक के बाद खुशामदेद। बिलावल भुट्टो जरदारी नून लीग और तहरीक इंसाफ को टारगेट करते हुए अपनी इंतखाबी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। अपने एक हालिया इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो का कहना था कि इंतखाबात में रिकॉर्ड नंबर में आज़ाद उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। बेहतर होगा नौजवान खुद अपना फैसला करें। उन्होंने नून लीग और तहरीक इंसाफ के साथ हाथ मिलाने से इनकार करते हुए कहा कि इंतखाबात 2024 में हुकूमत बनाने के लिए वो आज़ाद उम्मीदवारों के साथ हुकूमत बनाने को तरजीह देंगे। इसके बरक्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि जिस पार्टी का मंशूर हमारी पार्टी के करीब होगा उससे बात होगी। बिलावल भुट्टो मुसलसल नून लीग की क़यादत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए तहरीक इंसाफ के कारकुनों से अपील कर रहे हैं कि वो उनका साथ दें। 22 जनवरी को लाहौर में एक जलसे से बिलावल साहब ने खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ को शिकस्त देने के लिए तहरीक इंसाफ के कारकुनान मेरा साथ दें। चिन्योट में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि मैं वज़ीर आज़म बनकर किसी से इंतकाम नहीं लूंगा, जबकि नवाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म बने तो जेलर से लेकर जज तक सबसे इंतकाम लेंगे। इसी तरह आज सरगोदा में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल का कहना था कि मैं ये कर ही नहीं सकता कि मुखालिफिन की बहनों और बेटियों को जेल में डालूं। अब मुकाबला पीपल्स पार्टी और ज़ियाउल हक की मुस्लिम लीग के दरमियान है। उन्होंने मजीद कहा कि क्या आप इसी शख्स को चौथी मरतबा मुसल्लत करना चाहते हैं। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो की मुसलसल तनकीद पर अब नून लीग ने भी जवाबी वार करना शुरू कर दी है। नून लीग के रहनुमा आबिद शेर अली का कहना है कि कराची वालों को पीने का पानी तक नहीं दे सके, हम लाहौर में बिलावल को जीरो करके भेजेंगे। आप 15 साल तक सिंध के अवाम से भत्ता वसूल करते रहे, अवाम का हाथ आपके गरेबान पर आया तो आपको लेवल प्लेइंग फील्ड याद आ गई। हमारे लीडर ने जुबान बंदी ना की होती तो अयान अली का हिसाब पीपल्स पार्टी से जरूर मांगते। यहां सवाल यह है कि मुफाहमत की अलंबरदार पीपल्स पार्टी अचानक मुजाहमत की पॉलिसी पर क्यों उतर आई है। ज्यादातर मुबसरीन का यह ख्याल है कि इलेक्शन 2024 के बाद स्प्लिट मैंडेट होगा, यानी किसी भी जमात को वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं होगी। क्या इस बात का इम्कान है कि इलेक्शन के बाद हुकूमत साजी के मरहले में बिलावल अपने मजाहमत के तीर पीछे कर लेंगे और आसिफ जरदारी फिर मुफाहमत का अलम लेकर बाहर निकलेंगे और पीडीएम 2 तर्ज की हुकूमत का हिस्सा होंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साबिक रुकन कौमी असम्बली नाज बलोच साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया नाज साहिबा आपके वक्त का। लोग अभी भी इस बात पर हैरान है कि आज से सिर्फ 4 माह पहले तक जो दो जमातें इंतहाई करीब थीं और एक दूसरे का दिफा कर रही थी, अचानक बिलावल साहब ने पहल क्यों कर दी नवाज शरीफ साहब पर वार करने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर देखें, बात यह है कि जब इत्तेहाद हुआ था और जब पीडीएम के साथ इत्तेहाद होकर जो हुकूमत बनी थी 16 माह की, तो उस वक्त वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये बात तब भी कही थी कि हम जब भी इलेक्शन लड़ेंगे अपने मंशूर अपने मैनिफेस्टो पे लड़ेंगे। हमारी दोनों जमातों की सियासी नजरिए में फर्क है, हमारी सोच में फर्क है, हमारी सियासत का तर्ज में फर्क है, हमारा वोटर अलग है और लिहाजा और हमारी जो अचीवमेंट्स हैं और हमारी जो पॉलिसीज हैं उनमें फर्क है। तो इलेक्शन जब भी होंगी हम अपने नजरिए के मुताबिक इलेक्शन लड़ेंगे और बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी के नजरिए में और पीएमएलएन के नजरिए में बहुत फर्क है। और वो फर्क ये है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम की बुनियादी मसाइल को हल करने की तरजीह बुनियाद के ऊपर अपना फोकस रखा उस पर, चाहे वो एसपी प्रोग्राम हो, चाहे वो सूबों की खुद मुख्तारी हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स में मुफ्त इलाज, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दिल के बीमारी के इलाज और जिगर की पेवंदकारी हो या किडनी के ट्रांसप्लांट की मुफ्त सहूलतें हो। ये वो बुनियादी मसाइल हैं, बेसिक नेसेसिटीज हैं। चाहे आप ये देख लें कि सिंध में 20 लाख लोगों को जो सैलाब से मुतासरीन लोग थे जो बेघर थे और 20 लाख खवातीन को मालिकाना हकूक समेत घर बना के देने का प्रोग्राम हो। ये वो तमाम चीजें हैं जो पीपल्स पार्टी के रिफ्लेक्ट करती हैं अवाम दोस्त पॉलिसीज को। तो हम हर दौर में कृषि हवाले से क्या आप देखें तो ज़राअत को हमने तरजीह दी है। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में 2008 में जब हमें हुकूमत मिली तो उस वक्त ज़राअत का हाल ये था कि एक गंदम की पैदावार हमारी जो है ना होने के बराबर थी, लेकिन 6 माह के अंदर हम एक्सपोर्ट करने वाले मुल्क में शुमार हो गए और ओवरऑल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के अलावा ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है हमारी रिकॉर्ड सतह के ऊपर हाई थी। मुश्किल हालात थे, 2 सैलाब आए थे, सुपर फ्लड आए थे उस जमाने में 2010 में। हमने बीआईएसपी जैसे प्रोग्राम्स भी दिए जिसको हर हुकूमत आके उसको एक्सपैंड इसीलिए करती है कि वो एक सक्सेसफुल इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोग्राम है खवातीन के लिए। तो
हमारी प्रोग्राम्स में वुमेन एम्पावरमेंट हो, यूथ एम्पावरमेंट हो, मजदूर हो, किसान हो, इनके लिए हमारे पास पैकेजेस होते हैं। हमारे पास रोजगार के अपॉर्चुनिटीज के लिए हम अपने प्रोग्राम्स लेकर आते हैं। लेकिन पीएमएलएन का अगर आप देखें तो वो एक सरमायादाराना सोच है पीएमएलएन की, और उनकी अब जो बातें कर रहे हैं, जिस किस्म की वो बातें करेंगे, ठीक है, वो कोई बात करेंगे, ये हम बात उसका देखिए, जवाब आप अपनी कारकर्दगी बता रही हैं, पीएमएलएन का फेलियर बता रही हैं, आपका नजरिया उनके नजरिए से मुख्तलिफ है, आपका वोटर उनके वोटर से मुख्तलिफ है, बिल्कुल ठीक है, दो मुख्तलिफ सियासी सोच का नाम है। लेकिन क्या ये बात पीडीएम की हुकूमत से निकलने के बाद पीपल्स पार्टी को पता चली कि नून लीग तो ये बात ज़ियाउल हक आपने की मैं पार्टी है? आपको अमीर अब्बास, मैं ये बात तो तब भी पार्लियामेंट में हम ये बात करते थे, हम उस वक्त भी ये कहते थे कि हमारी सोच में, हमारे नजरिए में फर्क है। उस वक्त हमारे पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। हालात इतने खौफनाक हद तक खराब हो रहे थे, मुआशी दिवालिया होने से बचाने के लिए मुल्क को एक कम अज कम एक इमरजेंसी के तौर पे उस वक्त जो एक इत्तेहाद बनाया गया, तो उसमें जरूरत ऐसी पड़ गई थी कि हमें हालात की वजह से जो है वो इत्तेहाद करना पड़ा। बट फिर भी हम बार बार ये कहते थे कि हमारा नजरिया अलग है, हमारी सोच अलग है, हमारी, और हुकूमत में रहते हुए हमारी बहुत सी पॉलिसी बिल्कुल ठीक है नाज़िबा, आपने चले बामरे मजबूरी इत्तेहाद कर लिया ना पीएमएलएन के साथ, उसका हासिल क्या हुआ? आज बिलावल खुद तस्लीम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये मईशत खराब हुई, वो खुद कह रहे हैं महंगाई हुई, और उसका जिम्मेदार वो नून लीग को ठहरा रहे हैं। हासिल तो कुछ ना हुआ प्रोसेस का। उसमें जो की बदहाली थी, डेफिनेटली फाइनेंस मिनिस्टर पीएमएलएन से थे, हमारी जिम्मेदारी नहीं थी। हमारे पास वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने जो 16 माह के अंदर कारकर्दगी दिखाई, उसको अगर आप कंपेयर कर लें शाह महमूद कुरैशी की 3.5 साल की कारकर्दगी के साथ, तो 5 मिनट में आपको वाज़ेह तौर पे फर्क नजर आएगा कि कितना मेहनत पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने की। एक कम अरसे के अंदर हमने इंटरनेशनल आइसोलेशन से पाकिस्तान को बाहर निकाला, डिप्लोमेटिक जो फेलियर की तरफ जा रहे थे उससे हम बाहर निकल के आए। तो ये तमाम चीजें जो है हमने बहुत सारे कंट्रीज के साथ अपने एमओयू साइन किए, और अपने ट्रेड को बूस्ट करने के लिए कॉमर्स मिनिस्ट्री हमारे पास थी, उसमें हमने बहुत काम किया। तो जो चीजें हमारे पास थी हमने उस कैपेसिटी में रह के तो काम किया। लेकिन बात यह है कि जो पीएमएलएन बात कर रही है कारकर्दगी की, और आज उनको सिंध याद आ गया, उनसे यही तो पूछना चाहते हैं कि उनको क्यों लाड़काना, नवाबशाह और सक्खर और शिकारपुर और कराची जो है तब याद नहीं आता जब पीएमएलएन खुद हुकूमत में होती है। उनको तभी याद आता है जब इलेक्शंस का वक्त करीब आ जाता है। ये बात तो पीपल्स पार्टी, ये बात तो देखिए पीपल्स पार्टी के बारे में भी कही जा सकती है कि पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन आए तो पंजाब में आती है, इलेक्शन ना आए तो पीपल्स पार्टी भी पंजाब में नहीं आती। बिलावल साहब, जरदारी साहब ना होने के बराबर। हमारे साथ तो जो हमारे साथ हुआ है वो किसी सियासी जमात के साथ ना हुआ है, ना हम चाहते हैं कि किसी के साथ हो। हमारी बीबी शहीद को पिंडी में कत्ल किया गया, शहीद कर दिया गया। हमारे साथ जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ जो कुछ हुआ, असैसिनेशन, भुट्टो साहब की हुई, शहादत हुई, पीपल्स पार्टी को तो हर दौर में नुकसान पहुंचा है। हमने तो जानों की कुर्बानियां उठाई हैं, हमारे वर्कर्स सैकड़ों की तादाद में शहीद हुए हैं, बम धमाकों की नजर हुए हैं। हम नहीं चाहते किसी और पार्टी के साथ वो तकलीफें गुजरे जो हमने गुजारी हैं, लेकिन उसके बावजूद एक हौसला, हिम्मत और एक जिगर चाहिए होता है कि फिर निकल के उसी जो है जोश के साथ निकल के अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए एक नौजवान लीडर अगर निकला है तो वो अपनी पार्टी का मंशूर लेकर 10 नुकाती जो मंशूर है उसको ले जाकर हर जगह हम अपने मंशूर को बयान कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि दिस इज व्हाट वी हैव फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ यू लुक एट पीएमएलएन, तो वो तो घर बैठे कहते हैं कि हम वजीर आजम, ये 2 दिन हुए इलेक्शन के कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन 1 महीने से अपने आप को वजीर आजम पहले से बना के बैठे हुए हैं। क्या ये वही वक्त नहीं 2013 में? आपको याद होगा अमीर कि 2013 में जब इंतखाबात के हतमी नताइज नहीं आए थे, हमें नहीं किसी को पता था कि क्या रिजल्ट आया, कैंडिडेट्स को नहीं पता था। लेकिन मियां साहब तो अपनी विक्ट्री स्पीच कर बैठे, उन्होंने तो कहा मैं तो मुल्क का वजीर आजम बन गया हूँ। लेकिन इस दफा तो वो 10 कदम आगे जाके इलेक्शन से पहले ही अपने आप को मुंतखब वजीर आजम बना के जो है वो ऐलान कर रहे हैं। तो ये सोच, क्या हम सिर्फ बार बार इसीलिए हम बैठे हम इसी सियासत करेंगे कि हमारी आवाम की जो तर्जुमानी है वो सही मानों में ना हो पाए? क्या हम हर दफा जो है वो ऐसे जो शॉर्टकट के थ्रू आने वाले लोगों को जो है एक्सेप्ट करते रहेंगे? हम बिलीव करते हैं वोट के ऊपर, और वोट जो है वो अवाम का जो राइट है वो 8 फरवरी को अवाम अपने वोटिंग राइट के थ्रू निकल कर आकर इस चीज का जवाब दे। मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से कहती हूँ कि जो वोटर टर्नआउट है वो बहुत अहमियत
अहमियत का हामिल है, खुसूस खवातीन वोटर्स का, कि वो अपने घरों से निकलें, अपना वोट के हक को इस्तेमाल करेंगे। वोट का वो हक है जो जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद ने अवाम को पाकिस्तान के दिया। उस वोटिंग राइट को जो है एक्सरसाइज करें और उसके तहत फैसला करें कि वो क्या चाहते हैं। क्या वो इंतकाम की सियासत चाहते हैं, क्या वो नफरत की सियासत चाहते हैं, क्या वो गाली गलोच की सियासत चाहते हैं, क्या वो सरमायाना सोच की सियासत चाहते हैं, या वो अवाम दोस्त सियासत चाहते हैं, या ऐसी सियासत चाहते हैं जहां अवामी बुनियादी मसाइल जो बेसिक मसाइल हैं उनका हल उनको मिल सके। सही। ये फरमाएं कि जिस तरह अप्रैल 2022 में कौमी मुफाद में आप नून लीग के साथ बैठ गए और मुल्क को ज़रूरत थी आपकी और उनके साथ बैठने की, अगर 8 फरवरी के बाद भी आपको साथ बैठना पड़ जाए और मुल्की मुफाद में साथ बैठना पड़ जाए तो फिर बैठ जाएंगे, हुकूमत PDM 2 बन जाएगी? देखिए, ये तो वाज़े तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बिलावल भुट्टो वाज़े तौर पे कह चुके हैं कि गलती एक दफा होती है, बार बार गलती नहीं, ये 2 दफा हो चुकी है। 2008 में भी ये गलती हुई थी। अच्छा, नहीं 2008 में हालात ये थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान से सीटें उठा के चुकी। लेकिन नून लीग के साथ तो बैठे थे आप, यही सागदार आपका वजीर खजाना था गिलानी साहब। लेकिन देखिए उस वक्त पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी, पीपल्स पार्टी को पूरे पाकिस्तान से वोट मिले थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सूबों में हुकूमत थी, तो वो तो केस सिनेरियो डिफरेंट था। ये तो 16 माह का एक जो स्टॉप गैप सिस्टम था, बिल्कुल मुल्क का दिवालिया एक तो PTI करने के दर पे थी, उसके बाद एक इमरजेंसी की सिचुएशन में अगर अलायंस बना, व्हिच वी लर्नड, आई थिंक पीपल्स पार्टी, देखिए सम पीपल लर्न फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंसेस, तो वो एक तजुर्बा रहा या जो भी रहा आप कहें, लेकिन हमारे पास भी ऑप्शन उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। या तो हम अलाउ करते कि PTI जो साइफर का रोना रोकर मुल्क को पता नहीं किस तरफ लेके जा रही थी, और जो मुआशी कंडीशन थे, जो इंटरनेशनल हमारे फॉरेन अफेयर्स के अंदर जो फेलियर हो रहे थे, उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए एक मुश्किल हालात में हमने किया था अरेंजमेंट, और जो भी ये मामलात थे वो मुल्क के इंटरेस्ट में जो हमें बेहतर उस वक्त लगा, वी डिड दैट। राइट, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज बलूच साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी। बहरहाल 8 फरवरी के बाद बज़ाहिरन तो ये लग रहा है कि स्प्लिट मैंडेट होगा, एक हंग पार्लियामेंट होगी, बहुत सारी जमातें होंगी और उनके पास बहुत सारी सीटें होंगी। कोई एक जमात शायद आसानी से रिक्वायर्ड नंबर जो 172 के करीब है वो शायद हासिल ना कर पाए और इत्तेहादी हुकूमत बनेगी। उस इत्तेहाद में कौन कौन शामिल होगा, ये बड़ा दिलचस्प मरहला होगा जो 8 फरवरी के बाद सामने आएगा। आज तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिएगा जमहूरियत।